आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटर्स। और पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बाद हम इसको देखेंगे डिटेल में इसके फंक्शन क्या है, मेजर रोल क्या है गोल्जी ऑपरेटर्स का। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और गोल्जी बॉडी भी। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ये पूरी एक ऑर्गेनेली बनी, इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये सैक, इनको आप सैक कह सकते हैं, जो इस तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये यूकैरियोट्स में तो होती हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। और ज़्यादातर एब्सेंट किन सेल्स में होती हैं? रेड ब्लड सेल्स में, स्पर्म सेल्स, प्लांट में ये मोस्टली होती हैं। ब्रायोफाइट्स में स्पर्म सेल्स में एब्सेंट होती हैं, और जो सीव ट्यूब्स होती हैं प्लांट में उनमें एब्सेंट होती है। अब ये सीव ट्यूब्स क्या हैं? इन सीव ट्यूब्स का काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर की ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और एक जो सेल्स में एक लार्ज गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है और कुछ स्मॉल भी होती है, जो कि डिफरेंट पोजीशंस उन्होंने ऑक्यूपाई की होती है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स में। ठीक है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो ज़्यादातर सिक्रीटरी सेल्स में होते हैं। ठीक है, और सिक्रीटरी या अब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस। ठीक है, और जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स या प्लांट सेल होते हैं उसमें ज़्यादातर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। प्लांट्स में स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं या गोल्जी बॉडीज़ आप कह सकते हैं। ठीक है, जो प्लांट सेल्स में स्मॉल अरेंजमेंट होती है गोल्जी टाइप वेसिकल्स की, उनको हम कहते हैं डिक्टायोसोम्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनका साइज डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। ठीक है, और इसका फंक्शन मेजर क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉडिफाई करना या पैकिंग करनी है, मतलब इन्होंने प्रोटीन की पैकिंग करनी होती है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी होती है, और लिपिड्स की भी इस तरह से पैकेजिंग या मॉडिफिकेशन में ये काम करते हैं। और किसके थ्रू होता है ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में या गोल्जी बॉडीज़ में वेसिकल्स बनते हैं उनमें प्रोटीन की पैकेजिंग होती है। हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स के स्ट्रक्चर में हम कहते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो हमारे पास सेंटर स्टैक्स बनते हैं। ठीक है, वो स्टैक्स किस चीज़ के होते हैं? ये स्टैक्स होते हैं पैरेलल होते हैं, फ्लैट होते हैं, और इंटर कम्युनिकेटिंग सैक्स होते हैं, जिन्हें हम सिस्टर्नी भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये सिस्टर्नी हमारे पास ये। ठीक है, ये स्टैक्स की फॉर्म में होते हैं, पैरेलल होते हैं, फ्लैट होते हैं, और इनकी आपस में कम्युनिकेशन भी हो सकती है। कम्युनिकेशन कैसे होगी? इनके दरमियान एक ल्यूमिन होता है, ये इन सैक्स में ये जो पोर्शन होता है ये ल्यूमिन होता है। ठीक है, और इसमें पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स भी होती हैं और कुछ वेसिकल्स भी होते हैं। वेसिकल्स हम डिफरेंट टाइप्स के इसमें पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी जो मेजर ये मतलब जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं? 3 चीज़ें हैं इसमें। हमारे पास सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स हैं और वेसिकल्स हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो अपने पहले स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें पढ़ी थी, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, इसको हम डिटेल में देखेंगे। सिस्टर्नी में कितने ऑलमोस्ट होते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 4 to 8 होते हैं, लेकिन अगर हम देखें प्लांट सेल में 3 एनिमल सेल में 3 to 7 एंड प्लांट सेल में 10 to 20 सिस्टर्नी होते हैं, और इनमें इक्वल स्पेस होती है इन सिस्टर्नीज के दरमियान। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनमें स्पेस जो होती है वो
इक्वल होती है, ठीक है। और ये सेपरेट हुए होते हैं एक थिन लेयर से। थिन लेयर किस चीज़ की होती है? वो इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म की होती है इनके दरमियान, ठीक है। सिस्टर्नी के दरमियान इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म के थ्रू ये सेपरेट हुए होते हैं। और जो सिस्टर्नी है वो फ्लैट होते हैं लेकिन कर्व फॉर्म में होते हैं। फ्लैट भी हैं लेकिन कर्व भी हैं। अब कर्व किस तरह से होंगे? इसमें दो तरह के फेस होते हैं। एक सिस फेस होता है जिसे आप रिसीविंग साइड भी कह सकते हैं, और एक ट्रांस फेस होता है, ठीक है, जिसे आप शिपिंग फेस भी कह सकते हैं या शिपिंग साइड कह सकते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की। जो कॉन्वेक्स साइड होती है उसे हम कहते हैं सिस फेस। कॉन्वेक्स और कनकेव का तो आपको पता होगा ना, ये इस तरह हमारे पास होती है कॉन्वेक्स, और कनकेव होती है इस तरह से, ठीक है। जो हमारे पास ये साइड होगी ये होगी सिस फेस जो कॉन्वेक्स साइड है, और जो हमारे पास ट्रांस फेस है वो इस फॉर्म में होगी, ठीक है। उसे हम क्या कह देंगे? कनकेव साइड है, उसे मैच्योरिंग फेस भी कह सकते हैं, ट्रांस फेस भी कह सकते हैं। जो हमारे पास सिस फेस होता है वो होता है रिसीविंग साइड होती है। रिसीविंग साइड कैसे होती है? जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन रिसीव होती है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस के थ्रू रिसीव होगी। जो सेक्रेटरी मटेरियल होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में वो कैसे पहुंचता है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू पहुंचता है। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स होते हैं वो बर्ड ऑफ होके फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज हो जाते हैं गोल्जी सिस्टर्नी से। गोल्जी सिस्टर्नी के साथ फ्यूज कहाँ पे होंगे? वो जो ये सिस फेज है इस साइड पे फ्यूज होंगे हमारे पास वो वेसिकल्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। और इसके बाद ट्रांस फेज के थ्रू ये सेक्रेटरी वेसिकल्स जो होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। सिस से ट्रांस फेज के फेज तक पहुँचते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रांस फेज के थ्रू जो हमारे पास वेसिकल्स हैं वो गोल्जी बॉडीज से रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होने के बाद उन्होंने नेक्स्ट उनकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक पहुँचना होता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में हमारे पास लाइजोसोम भी आते हैं। ये वेसिकल्स लाइजोसोम्स तक जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड और जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ठीक है। ट्यूब्यूल्स क्या हैं? स्मॉल राउंड ट्यूब्यूल्स बनती हैं सिस्टर्नी के साथ ही। और ये आफ्टर मतलब जब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं जब ये इनलार्ज होती हैं तो ये बना देती हैं वेसिकल्स, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में अगर ये ट्यूब्यूल्स हैं तो ये जब इनलार्ज होंगी तो ये स्ट्रक्चर बना देंगी जिसे हम कहते हैं वेसिकल्स। अब वेसिकल्स हमारे पास कितनी टाइप्स के हैं और वेसिकल कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं कनकेव सरफेस के साइड पे होते हैं गोल्जी कॉन्केव सरफेस हमारे पास कौन सी? ट्रांस फेस को हमने कनकेव सरफेस या कनकेव साइड कहा था। अब हमारे पास 3 टाइप्स के वेसिकल्स होते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। सेक्रेटरी वेसिकल्स का काम क्या होता है? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में होते हैं। इन्होंने कोई भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो सिक्रीट आउट करना होता है, या आप कह लो वेसिकल्स के थ्रू जो मटेरियल सिक्रीट होना होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से या मेम्ब्रेन के थ्रू वो सेक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू होता है, ठीक है। और क्लैथरिन जो और कोटेड वेसिकल्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? इन्होंने भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट को रिमूव करना होता है। और जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं या ट्रांजिशन वेसिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ। मतलब ये वो वेसिकल्स हैं जो प्रोटीन्स को लेके आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गोल्जी मैट्रिक्स। जो गोल्जी मैट्रिक्स होता है ये क्या है? जितने भी गोल्जी एलिमेंट्स हैं वो फिल हुए होते हैं एक फ्लूइड से जिसे हम कहते हैं गोल्जी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 तरह के नेटवर्क होते हैं। एक सिस गोल्जी नेटवर्क, एक है हमारे पास
ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ठीक है, जो हमारे पास ये दो तरह के नेटवर्क हैं, ये किससे मिलके बने होते हैं? ये सिस्टर्नी से मिलके बने होते हैं। कौन सी सिस्टर्नी? जो हमने दो तरह की पढ़ी हैं, सिस एंड ट्रांसफेस। ठीक है, जो हमारे पास सिस गोल्जी नेटवर्क है वो एक एक्सटेंसिव ट्यूबुलर वेसिकल नेटवर्क है जो बाउंड हुआ होता है सिस फेस से। सिस फेस हमने कौन सा कहा था? सॉरी, ये जो हमने पढ़ा था जहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल आके अटैच होते हैं, वो कहाँ होते हैं? सिस फेस साथ अटैच होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसने रिसीव करना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आ रहे होते हैं उनको रिसीव करना होता है। उन वेसिकल्स में क्या होती है? इन वेसिकल्स के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं और मर्ज हो जाती हैं हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की किस साइड पे? सिस गोल्जी नेटवर्क के पास, जहाँ पे जिसे हम कहते हैं सिस फेस भी होता है। और जब ये वेसिकल्स यहाँ पे आते हैं, प्रोटीन्स रिसीव, जो हमारे पास सिस गोल्जी नेटवर्क है वो प्रोटीन को रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तब ये मूव कर देता है आगे इसको ट्रांस गोल्जी नेटवर्क की तरफ। अब ट्रांस गोल्जी नेटवर्क का काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये एक सेक्रेटरी पाथवे है। ठीक है, एक सेक्रेटरी पाथवे, इसने क्या करना है? जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुई होती हैं और वेसिकल्स में होती हैं, पैक होती हैं, उनको उनके डिफरेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है वो रिसीव करता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है और रिसाइकिल करता है मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम एंडोसिटिक कंपार्टमेंट्स। ठीक है, और ये जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है, ये आप कह रहे हैं जो ट्रांस फेज वाली साइड है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, ये इन वेसिकल्स को आगे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना होता है वहाँ तक करती है, डिफरेंट पार्ट्स तक करती है। ये सेंड करती है इन वेसिकल्स को सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स तक। उन डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास एक लाइजोसोम्स भी आ जाते हैं और सम टाइम ये वेसिकल्स जो होते हैं इनसे प्रोटीन्स रिमूव हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर जब उनको कोई सिग्नल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस है। फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सिक्रीशन, जो अभी हमने पढ़ा है। गोल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या होता है? इसका काम होता है एक डिफरेंट मतलब सेल में जो सिक्रीशन का प्रोसेस है उसमें मेन रोल प्ले करती हैं गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसमें जो वेसिकल्स होते हैं जिसे हम सेक्रेटरी वेसिकल्स भी कहते हैं, इनका क्या काम होता है? इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बाहर किसी भी चीज़ को सिक्रीट आउट करना होता है। सेक्रीशन का जो पाथवे है वो मैं अभी आपको बताती हूँ वो किस तरह से मतलब कहाँ से कहाँ जाता है, किस तरह से मूव करता है। सबसे पहले जो सेक्रीशन स्टार्ट होती है, सेक्रेटरी प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आगे हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर से आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब हमारे पास वेसिकल्स बनती हैं या प्रोटीन्स बनती हैं वो मूव कर जाती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये हमारे पास थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन हमारे पास आ जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे जो राइबोसोम अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहाँ से हमारे पास जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं वो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वेसिकल्स में। और जो ये मतलब एक जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं, आप कह लें, या पैक हो जाते हैं, इनकी पैकेजिंग हो जाती है। ठीक है, और ये वाले जो वेसिकल्स हैं ये आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ। ठीक है,
ये गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ आ गए। गोल्जी ऑपरेटर्स में सबसे पहले ये किधर आए हैं, जो इसकी सिस फेज़ है, ये इस पॉइंट पे सिस फेज़ है गोल्जी ऑपरेटर्स की। इसके बाद ये आएंगे इसकी ट्रांस फेज़ की तरफ, ट्रांस फेज़ से आगे मूव करेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स के सिस्टर्नी की तरफ, ठीक है। उससे आगे फर्दर इन्होंने सेल से बाहर मूव करना है या कहीं भी करना है तो ये सेक्रीट आउट हो जाएंगे वेसिकल्स। एक फाई सेक्रीशन का मैं आपको दोबारा से रिव्यू दे देती हूँ कि जो हमारे पास वेसिकल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमारे पास प्रोटीन बनती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आती है, वहाँ से आगे वेसिकल्स बनते हैं। वेसिकल्स लीव करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ट्रांसपोर्ट किस तरफ मूव कर जाते हैं, ये मूव कर जाते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की सिस फेज की तरफ, ठीक है, जहाँ पे फ्यूज़ होते हैं गोल्जी मेम्ब्रेन से और जो इनका कंटेंट होता है ये इसको एम्प्टी कर देते हैं उसके ल्यूमेन में। ये वाली जो जगह ये सारी क्या है, ये ल्यूमेन जो सिस्टर्नी के इंटरनल साइड है, ठीक है। जब एक दफ़ा ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है ल्यूमेन में, ल्यूमेन से आगे फर्दर ये वेसिकल्स आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं ट्रांस फेज की तरफ, ठीक है। ट्रांस फेज की तरफ मूव करते हैं। ट्रांस फेज ने आगे मतलब क्या करना होता है, यहाँ पे एक पूरा नेटवर्क होता है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। इस एरिया से मतलब गोल्जी ब्रेस्ट के इस पॉइंट से इस एरिया से क्या होती है, जो प्रोटीन्स होती हैं वो सॉर्ट होती हैं, सॉर्ट आउट होती हैं, शिफ्ट होती हैं, इनकी शिपिंग हो जाती है अदर डेस्टिनेशन की तरफ। जो सेल्स में डिफरेंट और पॉइंट्स हैं वहाँ इन प्रोटीन्स ने मूव कर जाना होता है, कहाँ से, ट्रांस फेज या ट्रांस गोल्जी नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेकंड फंक्शन है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस मोस्टली किस चीज़ की होती है, प्रोटीन्स की होती है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की। ये मेजर साइट्स किसकी, गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए एक मेजर साइट है, ठीक है। इसमें यहाँ किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे मोस्टली ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स की प्रोडक्शन होगी, जो कि एक ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स की प्रोडक्शन होगी जो कि एक लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। इसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स में या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस होती है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किस तरह से होगी, वो फर्दर आगे इसमें बनाएंगे प्रोटियोग्लाइकन्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास सिंथेसिस किस चीज़ की हो रही है, ये मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो रही है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादातर होती है ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स की, जो कि एक लॉन्ग अनब्रांच पॉलीसेकेराइड है, जिसे हम कह सकते हैं ये एक रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट है। किस चीज़ का, अमाइनो शुगर का, ठीक है। और जब हम इस अमाइनो शुगर के साथ एक प्रोटीन अटैच करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन्स, ठीक है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो एक मेजर रोल प्ले करता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स, जो कि एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स में, ठीक है। और इसका एक और जो मेन रोल है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वो ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स की और सिंथेसिस करता है लाइसोसोम्स की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एक और फंक्शन है वो है सल्फेशन। सल्फेशन का मतलब क्या है, सल्फेशन में क्या होता है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो इन्वॉल्व होती है सल्फेशन में। और जब कुछ मॉलिक्यूल्स, सर्टन मॉलिक्यूल्स पास थ्रू ल्यूमेन, जो हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है जगह है, इसे हम क्या कहते हैं,
सिस्टर्निक दरमियान में, इसे हम कहते हैं ल्यूमेन। कुछ मॉलिक्यूल्स जब ल्यूमेन से गुजरते हैं तो वहाँ पे वो गेन कर लेते हैं सल्फर मॉलिक्यूल फ्रॉम डोनर। डोनर हमारे पास क्या है? डोनर है हमारे पास 3 फॉस्फो एडिनोज 5 फॉस्फो सल्फेट, ठीक है। इससे ये सल्फर मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसमें हमारे पास एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है ज़्यादातर प्रोटीओग्लाइकन्स पे होता है और या फिर कोर प्रोटीन्स पे, और जो सल्फेशन होती है ज़्यादातर होती है हमारे पास ट्रांस गोल्जी नेटवर्क पे, ठीक है। और सल्फेशन किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है? डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का आपको पता है, किसी भी चीज़ को डिटॉक्सिफाई करना, या फिर उसमें जो आप कह रहे हैं कि कोई हार्मफुल चीज़ है, या कोई आप सिंपल वर्ड्स में से कह सकते हैं कि जहर टाइप की चीज़ होती है, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। हार्मोन रेगुलेशन, हार्मोन्स को कैसे रेगुलेट करना है, ये काम होता है सल्फेशन का। सेल सिग्नलिंग और वायरल एंट्री इनटू सेल, ठीक है। ये मेन रोल होते हैं सल्फेशन के। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी बॉडीज। ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन इस टॉपिक में ये अगेन आ रहा है। ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था कि कैसे वेसिकल्स की ट्रांसपोर्ट होती है, वेसिकल कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, वो हम फिर से दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ से प्रोटीन जब मूव करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पे प्रोटीन हमारे पास पैक हो जाती है वेसिकल्स में। और ये वेसिकल्स कौन से होते हैं हमारे पास? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये वेसिकल्स इस प्रोटीन को शिफ्ट करते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के सिस फेस की तरफ, ठीक है। सिस फेस से आगे हमारे पास जो वेसिकल्स हैं वो मूव कर जाते हैं ट्रांसफेस की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से ट्रांसफेस से ये वेसिकल्स जब रिमूव होते हैं तो ये अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो वेसिकल्स जाएंगे, इसको हम नाम दे सकते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स का भी, और इसे हम कह सकते हैं लाइजोसोमल वेसिकल भी, ठीक है। जो वेसिकल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आगे ये वेसिकल सिस फेस से ट्रांस फेस की तरफ मूव करते हैं। ट्रांस फेस से आगे ये लाइजोसोमल वेसिकल्स बन जाते हैं, जिसे हम सिक्रीटरी वेसिकल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन की सॉर्टिंग और एक्सपोर्ट कैसे होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास प्रोटीन आती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे क्या होती है, जितनी भी प्रोटीन होती है वो रिटेन होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, वो एसोसिएट हो जाती है गोल्जी मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। और इससे आगे ये कैसे मूव करती है? जब ये प्रोटीन पैक होती है वेसिकल्स में, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से डिफरेंट वेसिकल जो सिक्रीटरी वेसिकल्स भी होते हैं वो मूव करते हैं और इसको सिक्रीट करते हैं, इन प्रोटीन्स को, या जो भी वेसिकल्स में मटेरियल होता है उसको रिमूव करते हैं। वो रिमूवल कैसे होगा? वो रेगुलेटेड सेक्रेशन भी हो सकती है और अनरेगुलेटेड सेक्रेशन भी होती है। जो रेगुलेटेड सेक्रेशन होती है वो तब होती है जब कोई सिग्नल मिलता है उसको, वेसिकल्स को या सेल की तरफ से कोई सिग्नल मिलता है तब सेक्रेशन होती है, और अनरेगुलेटेड सेक्रेशन होती है जब कोई सिग्नल नहीं मिलता तब, ठीक है। जो प्रोटीन सोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है वो कैसे हो रही है? वो वेसिकल्स के थ्रू हो रही है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होती है गोल्जी ऑपरेटर्स में वो दो तरह से होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेटरी पाथवे के थ्रू, सेकंड होती है रेगुलेटेड सेक्रेटरी पाथवे के थ्रू, ठीक है। जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेटरी पाथवे है ये वाला, इसमें सेक्रेशन कैसे होगी प्रोटीन्स की? जो प्रोटीन स्टोर होती है वेसिकल्स में इन द गोल्जी ऑपरेटर्स,
वो डायरेक्टली मूव कर जाती है सेल सरफेस से और फ्यूज़ हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इसमें जो सोलबल प्रोटीन होती है वो रिलीज़ हो जाती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो वेसिकल्स बने हैं इसमें हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन भी है और लिपिड्स भी हैं और सोलबल प्रोटीन्स भी है। जो अनरेगुलेटेड मेम्ब्रेन फ्यूजन होती है इसमें क्या होता है, कोई भी सिग्नल बाहर से नहीं मिलता, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेशन में ये होता है कि विदाउट सिग्नल जब ये वेसिकल्स फ्यूज होते हैं मेम्ब्रेन के साथ और अपनी प्रोटीन को ये सोलबल प्रोटीन जो होती है उसको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, आफ्टर फ्यूजन। जो हमारे पास रेगुलेटरी सेक्रेटरी पाथवे होता है इसमें क्या होता है, ये एक वो पाथवे है जिसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं वो सिक्रीट होती हैं किस रिस्पॉन्स में, जब उन्हें इन्वायरमेंट से कोई रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। ये प्रोटीन्स होती हैं स्टोर होती हैं ट्रांसवोल्जी नेटवर्क में और पैक होती हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स में, ठीक है। सिक्रीटरी वेसिकल्स जो ये होते हैं ज़्यादातर लार्ज वेसिकल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक है। और ये स्टोर होते हैं जब तक मतलब इसमें ये जो वेसिकल्स होते हैं इसमें प्रोटीन स्टोर होती है जब तक बाहर से कोई सिग्नल नहीं मिलता कि मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होकर इन प्रोटीन को रिलीज़ करें। वो सिग्नल्स कौन से हो सकते हैं, वो कोई भी हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर का जो सिग्नल होता है वो जब मिलता है तो ये वाले जो वेसिकल्स होते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स ये फ्यूज़ हो जाते हैं मेम्ब्रेन के साथ और अपनी प्रोटीन को रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास है रेगुलेटरी सेक्रेटरी पाथवे जिसमें कोई एक्सटर्नल सिग्नल या इन्वायरमेंट की तरफ से कोई सिग्नल मिलता है देन प्रोटीन सिक्रेट होती है। लेकिन जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेटरी पाथवे है इसमें कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल हमें नहीं मिलता इन्वायरमेंट से, तो इसमें गोल्जी एपेटस या वेसिकल्स को कोई भी जो सिग्नल नहीं मिलेगा, विदाउट सिग्नल वो फ्यूज़ होके अपनी जो सोलबल प्रोटीन है उसको रिलीज़ करते। अगर हम ओवरऑल एक समरी देखें गोल्जी बॉडीज़ की तो ये किससे मिलके बनी होती है, स्टैक से जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है और ये मोस्टली रिसीव करती सब्सटेंस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करती है वेसिकल्स जो कि सिक्रीशंस को कैरी करता है सेल सरफेस तक और वहाँ से रिमूव करता है। बेसिकली जो हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ हैं उसे हम नाम दे सकते हैं पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, जहाँ से प्रोटीन्स और लिपिड्स को लिया जाता है उनको लेबल करके और उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है उन लोकेशंस पे जहाँ पे सेल्स में या बॉडी में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जहाँ पे फर्दर आगे मूव करना होता है। ये एक ओवरऑल इसकी समरी थी गोल्जी एपेटस की।